नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा जो कि पूरा इंडिया घूम चुके हैं, भारत भ्रमण कर चुके हैं मोटरसाइकिल पर। हालांकि दो पहिया वाहन को एक रिस्की, जोखिम भरा वाहन माना जाता है, लेकिन ये दो पहिया वाहन से 4 और देशों की यात्रा कर चुके हैं, पहाड़ ये चढ़ चुके हैं, हाइकिंग, ट्रैकिंग और ना जाने क्या क्या चीजें ये करते रहते हैं। सेना के साथ जो है इनके क्या संबंध रहे, इस विषय पर हम बात करेंगे कि सेना वालों ने इन्हें क्यों बुलाया अपने साथ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। क्या आम लोग भी जा सकते हैं, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। खाना किस प्रकार का होता है, जब अपनी जान पर बनाती है तो इंसान क्या क्या कर जाता है। एक तरफ तो दोस्तों वीगन का कॉन्सेप्ट है, जहां दूध दही का भी लोग त्याग कर देते हैं, लेकिन एक तरफ मांस भी खाने को जब सर्वाइवल पे मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे इन सब विषयों पर। आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं आज मैं एक सरकारी मुलाजिम से, जो कि अर्न लीव लेकर के अपना शौक, अपना पैशन जो है पूरा करते हैं, जिनका नाम है अजय चौहान। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं और इस रिच एक्सपीरियंस को हम जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, सीखा बहुत कुछ जा सकता है, बशर्ते सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं अजय चौहान जी। अजय जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, आपने समय दिया, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। वशिष्ठ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए एंड थैंक यू सो मच, मैं आपका आभारी हूँ। तो सर, सिलसिला शुरू करते हैं। जो 18 वर्ष में नौकरी आपकी लग गई, जी साहब। मैं ये देख रहा हूँ आज की जनरेशन है जो 18 वर्ष में कोई करियर प्लानिंग नहीं है। सहमत आप हैं तो गाइडेंस मैं चाहूँगा वो दें, और नौकरी कैसे लगी वो बताएं। देखिए साहब, जब मैं 18 साल 2 महीने का था तब मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी, और ये मेरी वजह से संभव नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए, एक पौधा जब होता है ना, जो कोई भी छोटा सा पौधा होता है, तो उसको बड़ा होने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, एक परवरिश चाहिए होती है। पालने के लिए तो ऐसे दुनिया ऐसे और पेड़ पौधे ऐसे भी पल जाते हैं, लेकिन परवरिश में फ़र्क होता है, पालने में और परवरिश में बड़ा फ़र्क होता है। तो साहब, हमारी जो परवरिश हुई, मेरे बड़े भाई साहब हैं जैसे मेरे पिताजी के बाद, तो उन्हें मैं बहुत सम्मान देता हूँ। मेरे से 11 वर्ष बड़े थे, बहुत बड़े मुझसे। तो वो पहले टीचर लग चुके थे जब मैं पढ़ रहा था जी। तो अब आजकल वो प्रिंसिपल हैं कोहाना में। तो भाई साहब ने जो है हमें मार्गदर्शन दिया। मैंने तो सिर्फ सिग्नेचर किए थे साहब, उन्होंने जहाँ पढ़ने के लिए कहा हम पढ़ने चले गए। लेकिन हमने कभी भी अपने कार्य के साथ नमक हरामी नहीं की, कार्य के साथ वफादार रहे। 2 महीने में ही सारी प्रक्रिया हो गई थी ये? नहीं साहब, जब मैंने कोर्स किया था 2003-4 में मैंने कोर्स कर लिया था ये, तो उसके पश्चात जो है हमारी वैकेंसी निकली थी। एसएससी कंडक्ट करता है इनको, और वो एसएससी से कंडक्ट जब हुई थी, हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन हुआ था। काफ़ी जैसे सरकारी प्रोसीजर होता है सेम हुआ था। नहीं, आप बता रहे हैं 18 वर्ष और 2 महीने में नौकरी लग हाँ गई है, तो 18 वर्ष से पहले तो अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, हाँ। 2 महीने लग गए थे। 2 महीने के अंतराल में ही नौकरी मिल गई। 120 पोस्ट आई थी, उनमें हमारा सिलेक्शन हो गया, नंबर हमारे बहुत बढ़िया। रिटन टेस्ट था इसमें भी? हाँ साहब। नहीं, उस टाइम पे रिटर्न नहीं होते थे, उस समय पे रिटर्न, उस टाइम पे इंटरव्यू होते थे, डायरेक्ट इंटरव्यू होता थे, एसएससी कंडक्ट करते थे। तो तब ये फायदा मिला उस समय? हाँ, उसका ये बेनिफिट मिला। लेकिन बेनिफिट तो क्या है, मुझे लगता है कि हर समय की अपनी ज़रूरतें होती हैं जी। एक समय था जब हम गुफाओं में रहते थे, एक समय था फिर हमने झोपड़ी बनाई, फिर एक समय आया हमने ये कमाल के घर बनाए। अब कंपटीशन उस हिसाब से बढ़ गया है। हाँ, कंपटीशन बढ़ा है तो फिर प्योरीफाई भी हो गया आएंगे ना लोग। बिल्कुल। तो बुद्धिमान लोग आ रहे हैं। अब आज से 100 साल पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ था और आज 100 साल के बाद एक जो आदमी पैदा हो रहा, तो उसका कंपेयर नहीं कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सत्य वचन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जनरेशन गैप है। बिल्कुल। अब सर 10 साल आगे चलते हैं, नौकरी लग गई, और एक किस्सा इसके बीच में मैं लूंगा कि घर वाले जो थे, जो सैलरी आ रही है, तनख्वाह आ रही है, वो तनख्वाह भी नहीं दे रहे थे भाई, पूरा बाउंड करके रखा हुआ था, लड़का बिगड़ ना जाए। देखिए साहब, उसमें सीन ये हुआ कि मुझे सैलरी लेने ही नहीं दी गई कि तुम्हारी सैलरी जो अकाउंट में रहेगी और एक पैसा नहीं निकालना है तुम्हें जो पैसे चाहिए मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब देते थे या माँ से लेते थे। तो नौकरी के 5 से 6 सालों तक तो मुझे ये पता ही नहीं लगा कि मैं नौकरी लगा हुआ हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि इतने पैसे मिलते नौकरी करने के। वो तो एक दिन जब पिताजी बीमार हुए तो वो दिल्ली में एडमिट हुए, तो कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी। तो मैं बैंक में नहीं जाता हूँ नॉर्मली, मुझे बैंकर्स ज़्यादा पसंद नहीं आते। बैंक की जो ये बड़ा बोरिंग सी जगह होती है, कोई वाइब्स नहीं मिलती है वहाँ पे।
तो साहब एक दिन गए तो देखे इतने पैसे मेरे पास, मुझे तब पता लगा कि सैलरी भी आती है काम करने की। अच्छा जी साहब। तो तब हुआ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा संदेश है कि अपनी औलाद पे, अपने बच्चे पे किस तरह का कंट्रोल आप रख सकते हैं, किस तरह उसे गाइडेंस देते हैं। और परवरिश का ये एग्जांपल मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है कि सैलरी जो है अपना होल्ड रखा हुआ है, हालांकि आपके खाते में थी वो। हाँ साहब मेरे खाते में थी, फिर भी आप यूज उसे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुझे तो घर से पैसे मिल रहे थे। कितने वर्ष तक चला ये सिलसिला? 4 से 5 साल चला होगा साहब, बता रहा हूँ। उसके बाद फिर पिताजी की तबीयत खराब हुई तो पैसों की जरूरत पड़ी कुछ, क्योंकि काफ़ी पैसे लगे थे उस समय। जब पिताजी बीमार हुए तो बाईपास सर्जरी थी इन एज ऑफ 86 ईयर। अब मैं उस समय की जो 18 वर्ष की एक उम्र होती है और 10 साल बाद जो मैं शादी पे पहुंचने वाला था, उससे पहले एक इंटॉक्सिकेशन की स्टेट आ जाती है कुछ बच्चों के जीवन में। दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, संगति ऐसी मिल जाती है, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब और भिन्न भिन्न प्रकार के नशे और लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन। तो क्या वो चीजें नहीं थी? कैसे बचे उनसे? देखिए पंडित जी, इसमें क्या चीज़ है, एक मुख्य जो चीज़ है, सबसे पहले जब आप छोटे से बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हार्मोन्स टोटली इम्बैलेंस होते हैं आपके। और निश्चित रूप से हम सब के जीवन में कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति चाहिए। अब मेरे जीवन में मेरे बड़े भाई साहब ने वो रोल प्ले किया है, विजय भाई साहब ने, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है मेरे जीवन में, जो भी मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग मुझसे मिलने आए हैं, और अन्यथा कौन किसको पूछता है आज के समय में। मार्गदर्शन आप कह रहे हैं बहुत जरूरी है जीवन जी में। हाँ, मार्गदर्शन, एक कृष्ण जैसा एक व्यक्ति आपके जीवन में चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो दोस्तों मार्गदर्शन जो है वो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले घर में हवन करना पड़ता है, हाँ। फिर किसी और को सलाह दी जाती है। तो घर में संस्कार मिले हैं और गाइडेंस मिली है, तब 18 वर्ष की उम्र में जो है नौकरी मिलती है। और सैलरी का होल्ड तो मैं एक बहुत बड़ी चीज मानता हूँ हाँ, उससे, क्योंकि पैसा हाथ में आता है तो मैं समझता हूँ बच्चा बिगड़ भी सकता है उससे। देखिए साहब, हम तो बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें तो ज़्यादा पता भी नहीं है ये चीज़ें। आज तक भी अगर हमारी माँ है, मेरे बड़े भाई साहब हैं, आज भी हमें अगर पब्लिकली भी धमकाते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल की पब्लिक जैसे है, आजकल के जो नई जनरेशन है, युवा जनरेशन है, आप इनको कुछ बोल के देखिए, सहन क्षमता है ही नहीं इन लोगों में। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते हैं, तो आपकी सहन क्षमता बढ़ती जाती है। आप एक समय पर आता है कि आप 100 गालियाँ सुनते हैं फिर। बिल्कुल। तो दोस्तों ये है सीखने वाली चीज सबसे बड़ी बेसिक। अब आ जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है जी साहब, और फाइनेंशियली स्टेबल हो गए अब आप। हाँ अब शुरू होती है दोस्तों इनकी कहानी एक्सपेडिशन की। हाँ साहब, इंडिया घूमना, हाँ मोटरसाइकिल से और दूसरे साधनों से भी पहाड़ चढ़ जाना। ये कहानी का पहला किस्सा कहाँ से आता है? सबसे पहला टूर कैसे लगता है, कैसे प्लानिंग उसकी होती देखिए है? सबसे पहला जो टूर है इस चीज़ का, वो ये था कि बचपन में जो है मेरे पिताजी मुझे अलग अलग कहानियाँ सुनाते थे। जी। हमारे घर में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगी हुई थी जब मैं छोटा था। तो एक स्वामी विवेकानंद की थी, एक स्वामी दयानंद सरस्वती की थी, और एक शिव जी की तस्वीर लगी हुई थी हमारे घर में। तो मैं अक्सर पूछता था मेरे पिताजी से, ये कौन है? तो मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि ये वो व्यक्ति हैं, ये भारत देश का इतिहास है, जो ये भारत महान है, ये इसका इतिहास रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है आज तक दिमाग में ऐसी अंकित हैं कि अभी भी ऐसा लगता है कि ये देश कितना महान है। और मैंने अभी तक देख नहीं पाया इस देश को पूरा। मैं 2 बार पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ। इस देश की हिमालय की महान चोटी से लेके साउथ और नीचे कन्याकुमारी, जहाँ पे हमारी ये सब विषय मैं कवर करने वाला हूँ सर, छोड़ेंगे कुछ नहीं जी, हर चीज हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले ये चाह रहा हूँ, जो पहला टूर जो आपने मारा, उसमें साहब क्या हुआ, वो एक किस्सा दिन- कैसे है? एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो मेरे कुछ दोस्त थे और वो लद्दाख का जिक्र कर रहे थे। हिंदुस्तान की एक बड़ी समस्या ये है, यहाँ बातें बहुत लोग आपके साथ करेंगे, लेकिन करेंगे बहुत कम लोग। मतलब हिंदुस्तान की जो मुझे एक कमी लगती है भारत देश की, तो ये उनमें से एक है वशिष्ठ जी। अब कई सारे लोग यार दोस्त बैठे थे, तो हम भी भैया बैठे थे और बात चल रही थी कि लद्दाख जाते हैं लोग, ये करते हैं। तो ऐसे ही मैंने कह दिया कि अब लद्दाख जाएंगे जी। अब हमारा कितने जो- दोस्त आप लोग थे उस वक्त? उस हम 3 दोस्त बैठे थे। अच्छा। हाँ, और तीनों दोस्त में से कोई नहीं गया, एकमात्र मैं व्यक्ति था जो उस दिन वहाँ खड़ा मिला। अच्छा, एक दोनों बात। दोनों आए ही नहीं वहाँ पे? 2 आए नहीं, एक ने कहा कि मेरी बुआ की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं सुबह 5 बजे फ़ोन करने लगा था तो 6 बज गए साहब। तो ये जो संस्मरण है, मुझे लगता है कि परमात्मा हम सब की भाग्य को निर्धारित करके भेजते हैं, किसको कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है। और वो कहते हैं, बड़ी छोटी सी कहावत है कि दाने दाने पर जैसे खाने वाले का नाम लिखा है, ऐसे जगह जगह पे जाने वाले का नाम लिखा है। तो अकेले चल पड़े फिर उसके बाद? हाँ साहब, कोई तैयारी नहीं थी, कोई पता नहीं था, क्लाइमेट नहीं पता था, बस ये था कि लद्दाख है, लद्दाख जाना है। ऐसे ही एक जुनून हो गया। थोड़े से कपड़े लिए और एक नी कवर था और एक एल्बो कवर थे, बस ये सब सामान लेके, और एक हेलमेट था, बड़ा साधारण सा हेलमेट लेके।
ये भी नहीं पता था रास्ते में वाटर क्रॉसिंग होती है, ग्लेशियर का पानी मिलेगा, और जहाँ पे आप जा रहे हो नीचे बारिश मिलेगी, ये भी आप बारिश के लिए भी प्रिपेयर नहीं थे। जी। तो बड़ा अद्भुत संस्मरण है। वो जो पहली बार का लद्दाख था साहब, वो जो पहली बार के पहाड़ थे, बहुत नए थे, क्या अद्भुत मंजर था। एक समय के बाद वशिष्ठ जी अनुभव आंखों को बूढ़ा कर देता है। तो अब जब चल पड़े अकेले तो वहां जाकर अब कपड़े भी नहीं है, आप बता रहे हो। हाँ, तो उस समय सीन क्या हुआ साहब, पेट्रोल वगैरह ले गए थे कि वो भी छोड़ दिया था? पेट्रोल देखिए टैंकी तो फुल थी, जब जा रहे थे तो टैंकी फुल करवा लेते थे, लेकिन जब आप नहीं एक्स्ट्रा भी लेके गए थे, मैंने सुना आगे पेट्रोल है नहीं जब मनाली के रास्ते आप जाते हैं तो टांडी में एक लास्ट पेट्रोल पंप है, एक जगह है टांडी, तो वहाँ पे एक लास्ट पेट्रोल पंप है, और उससे आगे 300 किलोमीटर तक सिर्फ बिहड़ है। ये समझ लीजिए डेजर्ट है एक तरह से, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, छोटे मोटे एक दो आपको टेंट मिल सकते हैं रास्ते में, अभी कुछ नई चीज़ें बन गई है तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय कुछ नहीं था जब मैं गया था। जी। तो साहब बड़ी ठंड लगी ऊपर, जब गए पहले बारिश हो गई, उसके बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, और हम नहीं, क्योंकि शरीर का अभी एक्लमटाइज भी नहीं हो पाया था, पता ही नहीं था कैसे रुकते हुए जाना है, ऐसे ही निकल लिए मुँह उठा के। देसी गाँव के लोग, ये छोटा सा गाँव ही है साहब यहाँ, ठीक है। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बारिश होगी शुरू, वाटरफॉल पागल नाला क्रॉस किया तो पूरे कपड़े गीले हो गए नीचे से। पागल नाला क्रॉस करते हैं, जैसे मनाली से आप ऊपर जाओगे पागल नाला है, उसका वाटर लेवल बढ़ता और घटता रहता है, ये पता नहीं कब बढ़े कब घटे। तो साहब उससे जब आगे गए तो पहले भीगे हुए थे, बारिश शुरू हो गई, थोड़ी और आगे गए स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, और आप आंखें खोल के चलाओगे, मतलब ये समझ लीजिए आंखों में आपके आंखें फ्रोजन हो जाएंगी, आपकी फ्रीज हो जाएंगी। तो साहब हेलमेट आप बंद करोगे, अब हमें पता नहीं था कि एंटी फोग लगता है हेलमेट में, या एंटी फोग शीशे भी होते हैं, उस समय नहीं पता था चीज़ें। अब तो खैर बहुत सारी तकनीक आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, हमें भी पता हो गई है, इंटरकॉम आ गया, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उस समय कुछ था ही नहीं। तो आगे गए, EMS हो गया। अब ठंड का इलाज हमने ये किया, वहाँ पे वो घास थी थोड़ी सी, तो घास हमने जो है जैकेट के अंदर डाली और उसको जो है बंद कर लिया जैकेट को। एक लेदर जैकेट है, बहुत पुरानी, मेरी बड़ी महत्वपूर्ण जैकेट है, उससे बड़ा प्रेम है मुझे, वो नेपाल से ली थी, काठमांडू से, मेरे बड़े भाई साहब लाए थे, विजय भाई साहब जी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ मेरे जीवन यात्रा में इस व्यक्ति का बहुत रोल मिलेगा आपको। जैसे कृष्ण एक व्यक्ति है ना, तो जैसे अर्जुन के होने में अर्जुन का इतना हाथ नहीं है जितना कि कृष्ण का है, ऐसे मेरे बड़े भाई साहब ने ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मेरे जीवन में निभाई है। मैं उनका मतलब मैं हमेशा कभी कभी उन्हें फ़ोन कर लेता हूँ, अभी तो खैर ज़्यादा बातें तो नहीं हो पाती। ये भी एक बहुत बड़ी बात हाँ। मैं देख रहा हूँ कि बड़े भाई के प्रति इतना प्यार है, स्नेह है, इज्जत है, मान है। ये चीजें भी दोस्तों अब कम होने लगी हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार नहीं रहे हैं, दूरियां बढ़ गई हैं, निश्चित है। तो ये चीजें कम हो गई हैं। हाँ, तो पहला टूर जो है जैकेट में घास फूस भर के और चला, चले तो साहब। वहां पर आगे जाकर फिर कपड़े परचेज करे कि नहीं? आगे जाके साहब 12 लाचा में मुझे AMS हो गया। ये पहली बार का किस्सा है, 2016 का, जब एक थोड़ा सा रॉ होता था लद्दाख। आजकल तो लद्दाख मतलब एक पिकनिक स्पॉट हो गया लोगों के लिए, रीच बढ़ गई है लोगों रीच की। बढ़ गई है। पहले जुनून होता था, पहले राइड होती थी, पहले जो है अनटच थी वो ब्यूटी। तो हम रॉ वाले आदमी हैं जो हमने देखा था, और हमसे पहले भी जो लोग गए होंगे, एक हिसार का व्यक्ति है जिसने पहली बार लद्दाख किया था चेतक स्कूटर से, क्या अद्भुत आदमी रहा होगा, 80s में किया था साहब जी। रोड भी नहीं होते थे, चेतक से वो चले गए हाँ थे। साहब। तो आदमी ऐसे ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं, ये हमारी ये समझ लीजिए हमारे खानदान के लोग हैं, ये बाइकर्स के, जी। बाइक राइडर जितने भी होते हैं, देखिए हम सब एक ग्रुप होता है हमारा, हम सब एक ही खानदान के लोग होते हैं। तो हमारे खानदान के लोग जब पहली बार वहाँ पहुँचे थे, वहाँ कुछ भी नहीं था साहब, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था, BRO ने कच्चा रास्ता बनाया हुआ था, और BRO भी नहीं था उस टाइम पे, तो जो गडरी होते हैं गडरियों के रास्ते थे जी, बस वही रास्ते थे। अब वहां पहुंच गए, घास फूस डाल ली है। हाँ, खाने पीने का इंतजाम कैसे किया वहां? खाने पीने का साहब ये हुआ कि AMS होने के बाद मैं रेस्ट कर रहा था, तो शाम को 3 साढ़े 3 बजे के आसपास टाइम हो गया होगा, स्नोफॉल थोड़ा कम हो गया था, तो लेकिन सर बिल्कुल फटने को था, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है थिन होती है बड़ी, और जब आप सांस लेते हो तो आप बॉडी जो है क्लमटाइज नहीं कर पाती चीज़ों में। अब तो जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, इसलिए अनुभव हो गया चीज़ों का, लेकिन उस समय नहीं, नए लोग थे, नए बच्चे थे एकदम, बिल्कुल, तो समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, लेकिन ऐसे ही बस एक एड्रेनालिन का जुनून था और पहुँच गए। तो वहाँ जाके तीन टेंट लगे हुए थे, गाँव था, वही ऐसे बड़े छोटे छोटे से गाँव थे, 3 टेंट लगे हुए थे, वही गाँव था। कोई मेरे ख्याल से खाना बदोशों की एक वो थी टोली, तो वहाँ जाके उनके पास मैंने कहा कि मुझे एक शेल्टर चाहिए, और ना तो वो हिंदी सही से समझते हैं ना इंग्लिश सही से समझते हैं, जो खाना बदोश लोग होते हैं वो अपनी भाषा समझ, लेकिन दे कैन अंडरस्टैंड मी कि इनको जो है रुकने के लिए चाहिए। और जो माता थी, वो जो माँ थी हमारी, आज भी उनकी तस्वीर है मेरे पास, उन्होंने बिल्कुल माँ की तरह मुझे बिठाया, कोई मुझे जानती नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है उनसे। तो साहब जब ये बातें आप देखेंगे ना, इस देश के लिए
इस महान देश भारत के लिए, उसने मुझे अपने बेटे की तरह वहाँ रखा, मुझे लहसुन का, अदरक का सूप खिलाया और मुझे लिटाया, मेरा सर तक दबाया उस औरत ने। ऐसी माँ समान जब भारत माताएं आपको मिलती हैं तो आपका सीना जो है गर्व से चौड़ा क्यों ना हो जाए इस देश के लिए। आज की डेट में भी वहाँ ऐसा ही एटमॉस्फेयर है, या पहली बार से और अब तक की जो विजिट हुई क्या क्या बदल गया वहाँ? देखिए, अब जब हम जाते हैं, अभी जैसे मैं लास्ट ईयर भी गया था और अब जब गया हूँ, तो अब चीज़ें ये हो गई हैं कि कमर्शलाइज हो गई हैं साहब। और औद्योगिकरण जब जहाँ भी आएगा तो लोग बड़े मीन टू हो जाते हैं वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो जो लोग थे, वो पहली बार का लद्दाख, मैं आपसे पहली बार फिर बता रहा हूँ, जब आप पहली बार किसी पहाड़ पर जाएंगे ना साहब, या पहली बार आप एक राइड करने जाएंगे, तो वो जो पहली बार की चीज़ें, उनमें नयापन रहता है, बहुत अद्भुत नयापन होता है, और अनुभव मुझे लगता है आंखों को बूढ़ा कर देता है। और उस समय हर व्यक्ति इतना कमाल का लग रहा था। कुछ इंग्लैंड के लोग मिले, तो बड़े जवां दिल लोग थे, उनके साथ मैंने जो है राइड की, और तब पता लगा कि बाहर के लोग भी यहाँ राइड करने के लिए आते हैं। लद्दाख इतनी महत्वपूर्ण जगह है, और भारत देश इतना साधारण भी नहीं जितना हमें लगता था। यहाँ मतलब हम कंफर्ट जोन में रहे हैं हरियाणा में, तो वहाँ जाने के बाद पता लगा कि कितना महान है भारत देश, कितने सारे लोग पहुँचते हैं यहाँ पे, असंख्य लोग। और जिस देश ने, मुझे लगता है पंडित जी, कि भगवानों को जन्म दिया हो, अब पूरे संसार में इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरे संसार का किसी भी देश में भगवान ने जन्म नहीं लिया होगा। हाँ, हुए हैं, भगवान के बेटे हुए हैं कहीं कहीं, ठीक है, या कुछ और लोग हुए हैं, नाम लेना थोड़ा विवादास्पद हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो साक्षात भगवान पैदा हुए हैं साहब जी। तो ये तो हो गया पहला ट्रिप, हाँ, या टूर लद्दाख का जी, जो भी आप इसे कहना चाहें, एक हाँ, संस्मरण आपका ये है। पहला मेरा अनुभव था, मतलब पहाड़ों के साथ। जी। उसके बाद पूरा इंडिया आप घूमते हैं? हाँ साहब, कुछ थोड़ी बहुत ही जगह आपने छोड़ी है और मोटरसाइकिल लेकर के आप चल पड़ते हैं। अब ये जुनून जो है आज की यंग जनरेशन में भी है। हाँ, महंगी बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जो कि तेज चले, जहां पर गति दी जा सके वहां वो भागे गोली की स्पीड से। ठीक इस है। तरह की चीजें आज की युवा पीढ़ी जो है वो ज्यादातर पसंद करती है। तो सबने बाइक ले रखी है लगभग, ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स बाइक एक जो है क्रेज है, और टूर मारने भी चल पड़ते हैं। तो एक परिस्थितियां जो विपरीत आती हैं, शहर से निकल करके पहाड़ों में जाना, वहां नदियां हैं, दुर्गम घाटियां हैं, रिस्क फैक्टर भी है। तो उस पे आप क्या कहते हैं कि भाई सिर्फ एक क्रेज आपको जुनून सारा कुछ करवा देगा, या कोई इकलौता बच्चा है या दो भी हैं, उनके माँ बाप की कोई एक्सपेक्टेशंस भी हैं? 16 17 साल के बच्चे हैं आजकल, 18-20 की भी उम्र में मैं समझता हूँ आपका सौभाग्य रहा कि जॉब मिल गई और प्रॉपर गाइडेंस में आप रहे। जी जी। लेकिन आज जो जनरेशन है उसने वो लैंडलाइन नहीं देखे, वो स्मार्टफोन देख रही है। सहमत। और टेक्नोलॉजी जैसे आपने कहा वहां कमर्शलाइज हो गया है अब सब कुछ। हाँ, जब आप गए तब वो चीजें नहीं थी। तो बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, जनरेशन भी बदली है, अब वो सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। उस बारे में अब आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे पहली जो बात आपने कही कि महंगी बाइक चाहिए, बिल्कुल। एक लड़की है साहब पुणे की, अभी लास्ट ईयर शी मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेह से मनाली का 96 आवर में उस लड़की ने बाइसिकल से किया है। जी, साइकिल से। तो साहब, सबसे पहली जो ये बात आपने कही है कि महंगी बाइक चाहिए कुछ भी करने के लिए, महंगा कुछ नहीं चाहिए आपको। सबसे पहले आपको एक ख्याल आएगा, और अगर आप अपने ख्याल के साथ ईमानदार हैं साहब, तो मुझे लगता है वो ईमानदारी आपको एक मुकाम पर लेके जाएगी, चाहे आप महंगी बाइक खरीदें या ना खरीदें। ये तो है पहली बात। जुनून चाहिए, जुनून भी चाहिए और ईमानदारी चाहिए साहब आपके जुनून के साथ। अगर आपका जुनून ईमानदार नहीं है ना साहब, और आप लॉयल नहीं है अपने जुनून के लिए, तो फिर आप ये समझिए अपना समय खराब कर रहे हैं। जी। मैंने एक और आदमी से मिला वहाँ पे, जो लिफ्ट ले लेके लद्दाख कर रहा था। एक और आदमी से मिला साहब, मैं एक ढाबे पे बैठा था, वहाँ लड़का आया, एक यंग लड़का था, वो आया और उसने एक पेंटिंग बनाई, जो ऑनर था ढाबे का, स्केच आर्ट बना के, और उसको कागज़ पे दे दिया। जो ऑनर था ढाबे का बड़ा खुश हुआ, तो उसने कहा कि बहुत बढ़िया बनाई, बताइए क्या चाहिए आपको? कह रहा कुछ नहीं, मुझे चाय पिला दीजिए। कह रहा चाय के बदले? कह रहा हाँ हाँ, मैं नाश्ता भी ऐसे ही करता हूँ। तो साहब, ये दुनिया इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है ये विशाल दुनिया, आप इसमें जाएंगे तो इतने अद्भुत लोग मिलेंगे आपको बिना पैसे के। आप सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं लोगों की, और आप पहुंच गए लद्दाख। ये एक पॉजिटिव पॉइंट जो आप पॉजिटिव नोट पे बात कर रहे हैं। हाँ।
मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी वेल सेटल्ड नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, हाँ। और पीछे माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत रिच बैकग्राउंड भी नहीं है। हाँ। अब वो जिद करके केटीएम भी ले रहा है, हाँ। हाँ। या कोई और महंगी बाइक ले रहा है, सही। वहां जाके फिर फंस भी जाता है वो बेचारा। हाँ, बहुत लोगों की सहायता की हमने। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखिएगा, एक साइकिलिस्ट था गगनदीप, पंजाब का, और जब आप नमकीला से पहले एक पॉइंट आता है, और मैं 8 बार लद्दाख कर चुका हूँ, 8 बार। तो नमकीला से पहले वो जो पॉइंट है वो मुझे लगता है वो मेरा पॉइंट है, वहाँ कोई नहीं रुकता। तो वहाँ रुकने के बाद मैं हमेशा एक फ़ोटो लेता हूँ वहाँ पे, हर बार 8 बार से लगातार ले रहा हूँ। मैं वहाँ था और एक साइकिल वाला लड़का आया, मुझे लगा बड़ा जुनूनी लड़का है। मैं मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँचा और ये साइकिल से है, मैंने आते ही इसका स्वागत किया, और गगनदीप ने आते ही मुझे हग करके ही ब्रोक डाउन, ही स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लगा, कह रहा भैया मुझे बचा लो। मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ? कह रहा मैं मर जाऊँगा, एंड वो उसको एएमएस हो गया वहाँ पे। देखिए उस लड़के की मैं सराहना इस बात की करूँगा, जब वो साइकिल लेके घर से निकला होगा, वो जो पहला कदम रहा होगा और वो लड़का वहाँ तक पहुँचा होगा, और उसके बाद वो ऐसे टूटा होगा और उसके बाद फिर से बना होगा। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में बनना टूटना ये सब जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आप गिव अप नहीं कर सकते। फिर मैंने उस लड़के, मेरे पास रोप होती है हमेशा, रस्सी रखता हूँ क्योंकि अब काफ़ी यूज टू हो गए चीज़ों के, पता है कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, और एक माउंटेनियर भी हूँ मैं, तो पता है कि कहीं पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ जाए, अच्छा लगे कोई पहाड़ रिस्की लगे तो वहाँ चढ़ भी जाएंगे, तो रोप रखता हूँ। मैंने उसकी साइकिल से रोप नोट लगाई और अपनी बाइसिकल से बांध ली। उस लड़के को फिर मैं नमकीला पास तक लेके आया। नमकीला पास के बाद जो है नीचे उतरना है बस, फिर एक छोटा सा गांव आ जाता है। तो गगनदीप को साहब वहाँ से लेके आया, एंड लिटरली ही वॉज सो थैंकफुल टू मी, एंड आई थॉट दैट कि मुझे लगता है आपको थैंक्स की नहीं, आपको ह्यूमैनिटी की आवश्यकता होती है हमेशा। हो सकता है किसी अवस्था में मैं पड़ा हूँ ऐसे, और कोई एक आदमी आए और मुझसे कहे कि चलो वहाँ तक तो हम बैठे ना, क्यों चिंता कर रहे हो तुम। मतलब आप समझ रहे हैं आपकी उम्मीदें जो हैं वो किस लेवल पे होंगी। ये किस्से हो गए जब आप पहुंच जाते हैं, हाँ। एक चीज में घुस चुके हैं। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले कि एक बच्चा Starting जो है सपने देख रहा है, हाँ। क्या ऐसा नहीं है कि उसे पहले सेटल हो जाना चाहिए इन चीजों में? ओके। और पीछे फैमिली इनकम से उठा करके पैसा वहां लेकर के जाना, और फिर कुछ इमरजेंसी स्टक होती है, एक रफ्तार का जुनून बन गया है कि मैं तेज बाइक भगाऊं, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक्स का क्रेज है, उस चीज के पर मैं बात करना चाह रहा था। तो आप उन यंग जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें क्या सलाह आप देते हैं? देखिए उन युवाओं के लिए मेरा एक संदेश सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये दुनिया ना बहुत अद्भुत है। तो सबसे पहली बात ये है, अब यहाँ मुझे सारी चीज़ें बड़ी अमेज करती हैं। अब जैसे पैसा कितने कमाल की चीज़ है, जिसने भी बनाया होगा, जिस भी व्यक्ति ने पैसा बनाया होगा, कितने कमाल की चीज़ है। ये मृत्यु तक आपके साथ जाएगा साहब। आप लकड़ियाँ नहीं खरीद पाएंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो। बिल्कुल। हो सकता है कोई भला आदमी आपका क्रिमेशन करवा दे, वहाँ पे आपका दाह संस्कार करवा दे, या कोई संस्था हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं थे, आपके परिवार के पास पैसे नहीं थे, तो मैं कह रहा हूँ आपको दाह संस्कार करने में समस्या आएगी। पैसा इतनी अद्भुत चीज़ है, मृत्यु के बाद भी काम आ रहा है। तो जो युवा ये सोच रहे, सपने हैं जिनके, उन सपने वाले युवाओं को मेरा एक संदेश है कि दोस्त सबसे पहले जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। तुम एक बार पैसे कमाना तो सीखो। मेरा एक दोस्त है संदीप सरोहा, वो मुझसे हमेशा कहता है कि अगर आपसे अजय भाई कोई मछली मांगे ना, उसे मछली मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखा दो। तो ये जो युवा जनरेशन है, ये मछली मांग तो रही है, पकड़ना नहीं सीखना चाह रही है। तो इन जो युवाओं को है, एक मछली पकड़ना सीखना पड़ेगा साहब, सबसे महत्वपूर्ण। एक ट्रेंड और भी चल गया है। हाँ। कैमरा लगा लेना मोटरसाइकिल पे और हेलमेट्स में, और रिकॉर्ड करना उन चीजों को। हाँ। ओवरटेक कर रहे हैं। हाँ। एक भागम भाग नजर आती है, एक एक्सप्लोर करना किसी चीज को, उसके लिए समय तो चाहिए ही, निश्चित। लेकिन एक हाथ लगाकर किसी चीज को वापस आ जाना, तेजी से जाना, तेजी से आना, उस चीज से आप कितना सहमत हैं? देखिए मैं एक पहली बात तो देखिए, आप वीडियो बनाइए, फोटो लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अति अमृत की भी बुरी है। अगर अति आप करेंगे तो एक समझदार व्यक्ति जो है वो अमृत को, वो जहर को भी अमृत बना सकता है, और एक नासमझ व्यक्ति अमृत को भी जहर बना सकता है। तो ये अभी नई जनरेशन है, कुछ नए लोग हैं, ये कुछ देखिए मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कोई बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो दोस्त उस रिकॉर्ड करने के चक्कर में आप उस जगह की जो अद्भुतता है, जो उस जगह का एक अनोखी जो वाइब्स हैं,
आप वो छोड़ देंगे उस चक्कर में, आप वो नहीं पकड़ पाएंगे। जी। अभी जो कमर्शलाइजेशन की आप बात कर रहे जी, थे, जी। चाहे वो ऋषिकेश हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ सही। हो, लद्दाख हो, हर जगह रीच पहुंच गई है। सही। तो वो जो रीच है ह्यूमैनिटी की, और आदमी पहुंच गया हर जगह, कमर्शलाइज कर रहा है, हर जगह पेट्रोल भी अवेलेबल है, गैस भी है, स्मोक भी हो रहा है, व्हीकल्स भी जा रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है? एनवायरनमेंट देखिए साहब, अब दिल्ली में अगर गर्मी बढ़ती है ना, तो आप सोचिए कि सोनामर्ग में पूरे दिसंबर तक स्नोफॉल नहीं हुआ। कितनी मतलब अजीब बात है, कितनी स्ट्रेंज बात है ये। और हमारे जो ग्लेशियर हैं, बहुत सारे ग्लेशियर तो कई सारे समाप्त हो गए। अब आने वाले टाइम पे जो ग्लेशियर हैं घटते ही जा रहे हैं, और एक ग्लेशियर बनने में हज़ारों साल लगते हैं साहब। अगर दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है तो उत्तराखंड के ग्लेशियर नहीं जम पा रहे हैं। अगर यहाँ गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, जो हमने माहौल ख़राब कर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। देखिए मैं जो है, मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ, जब हम आदि मानव रहे होंगे, हमने सर्वाइव करना सीखा होगा इस धरती के साथ रह के, इस क्लाइमेट के साथ रह के। और अगर हम इस क्लाइमेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो मुझे लगता है हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं साहब। ये जो ये बड़ा धीमा जहर है, दिख भी नहीं रहा आपको? आप रोज़ रोज़ सांस में कितने सारे हानिकारक जो है तत्व ले रहे हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, बताइए। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण था। प्लास्टिक की खोज एक क्रांतिकारी खोज थी, हर चीज़ में प्लास्टिक है। लेकिन अगर आप अब ह्यूमन ब्लड का सैंपल लिया गया था, जो कि एक रिसर्च में सामने आया है, प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले साहब खून में, इंसानी खून में। जी, ये हो गई आपकी ट्रैकिंग की बात, बाइक राइड्स की बात। बहुत सुंदर दोस्तों संदेश इस वक्त दे रहे हैं अजय चौहान जी। फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए, माँ बाप पे बोझ मत डालिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए। अजय जी एक प्रोफेशनल हैं, मैरिड हैं, बच्चा है और गवर्नमेंट जॉब है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो अब आपके आ जाते हैं अवार्ड्स की तरफ। हम दुनिया भर के अवार्ड्स हैं, फौज ने आपको अवार्ड दे दिया, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसमें अवार्ड हैं, संस्थाएं आपको सम्मानित कर रही हैं, बैंक आपको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कभी ऐसा सोच के स्टार्ट करा था एक काम के अवार्ड लेने हैं, या ये अपने आप मिलते गए? देखिए साहब, अवार्ड लेना मेरा आज भी मकसद नहीं है, मकसद मेरा आज भी नहीं है ये। मेरा मकसद है, एक तो जब मैंने इस देश को महसूस करना शुरू किया ना, इस देश के लोग इतने अद्भुत हैं, ये आपको हमेशा अपना बेटा होने का एहसास कराएंगे साहब। मैं एक जगह था, खरडुंगला एक गांव है, पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट पास होता था खरडुंगला, आजकल उमलिंगला है, 2021 में ओपन हुआ था। तो वहाँ एक रात को जो है 11:30 के आसपास टाइम हो गया, मैं गया था। तो रात को हम रुके उनके पास, उसकी माँ थी और वो लड़का था। तो उसके पिताजी जो साउथ अफ्रीका में थे, फ़ौज में थे, इंडियन आर्मी में, और वो ढाबा चलाते थे। तो रात को हमने नॉक वॉक किया, उनके यहाँ कोई गेस्ट रुका हुआ आया होगा, तो उसने गेट खोल दिया। वैसे कोई खोलता नहीं पहाड़ों में गेट इतना लेट। तो साहब उस लड़के के साथ थोड़ी बॉन्डिंग हुई, और जब हमें चलने लगा सुबह, उस लड़के ने मेरे पैर छुए साहब। बिल्कुल यंग लड़का था, 16-17 साल का, एंड माई हार्ट वॉज टोटली मेल्टेड। जब ये इस देश के ये नौजवान लोग जब आपको बड़ा भाई होने का एहसास कराएं साहब, तो आप बताइए, तो इस देश के प्रति आपका सम्मान कितना बढ़ जाएगा। तो ये सम्मान मुझे ऐसे मिलते गए साहब, जैसे प्रेम मिला ना, ये प्रेम स्वरूप मिले हैं मुझे। ये खरीदे हुए नहीं हैं कि लोगों से खरीद के मिले, लोगों ने प्रेम स्वरूप, सम्मान स्वरूप दिए हैं। उनको लगा कि संस्कृति के लिए कोई व्यक्ति, देखिए मैंने सारी तिरंगे के साथ यात्राएं की हैं, जितनी भी की हैं मैंने जितनी ट्रैकिंग की है, जितनी राइड की, सब तिरंगे के साथ की है। पूरा सब कॉन्टिनेंट मैंने किया, तिरंगे के साथ किया साहब। अब जहाँ भी जाते हैं, इस महान देश को अपने हृदय में बसा के रखते हैं। और मुझे लगता है जो नई युवा पीढ़ी है, इनको भारत देश पर गर्व करना चाहिए, इसके इतिहास पर और स्वयं पर भी, और बाहर जाएं और दुनिया देखें ये। सर अब स्टेट्स पे आ जाता हूँ, उसके बाद फॉरेन कंट्रीज भी हैं। मतलब आपके साथ एक एक्सप्लोरेशन है, जी साहब, बैठ करके चर्चा करना भी है कि भाई हाँ, एक आदमी गया है, उठ के वो कुछ ना कुछ लेकर आता है। किताबों से जिस तरह लिखा हुआ है, निश्चित ही सीखता है व्यक्ति, उसी तरह आपके साथ बैठना है कि वहां गया और वहां से ये चीज सीख करके लाया। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि कमर्शलाइजेशन हो गया, हाँ। तो ये एक पॉइंट नोट करने वाला हाँ। है कि क्या क्या बदलाव वहां पर आ गए हाँ। हैं, कैसे माहौल बदल गया जी। तो अब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स की। तो सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ देखने को मिला? देखिए साहब, योगी जी से पहले तो उत्तर प्रदेश था। मेरा पर्स भी चोरी हो गया था वहाँ, मैं इंडिया राइड पे गया था जी। कुशीनगर में था।
रिमोट एरिया है कुशीनगर, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल भी है कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने वहाँ पे प्राण त्यागे थे, महापरिनिर्वाण जो जगह है वो कुशीनगर। तो और वहाँ पे महात्मा बुद्ध का एक दांत भी रखा हुआ आज भी। जब 2 पार्ट हो गए थे, महायान और हीनयान, तो वो जिसके हिस्से वो दांत आया था, अस्थियाँ उनकी जो है डिवाइड कर दी गई थी, वहाँ पे एक वो बनाया गया है। ये चीज जो सर एक है, ये दोस्तों बड़ी ना कटाक्ष वाली चीज भी हो सकती है, सोच सोच का फर्क हो सकता है। हाँ, जैन की आप बात करेंगे तो श्वेतांबरी और दिगंबरी हो जाते हैं। सही। बुद्ध का आपने नाम लिया, हिनायाना महायाना, सही। बुद्ध तो एक ही थे, हाँ, टीचिंग्स भी वही सेम थी, सही। फिर भी आगे डिवाइड हो गए। हाँ। तो इसी तरह से दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ईश्वर एक है, अवतार हो सकते हैं, कोई किसकी बिलीव्स को मानता है, कोई किसकी बिलीव्स को हाँ। मानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी चीज को दूसरे पर थोपा जाए। निश्चित ही। आजकल धर्मांतरण की बातें दोस्तों देखने को हमें मिलती हैं, हाँ, जो कि मैं समझता हूं गलत है, चाहे वो कोई भी धर्म कर रहा है। देखिए, मुझे लगता नहीं आज तक हिंदुओं ने कभी, जैसे सनातन जो धर्म है, मेरी जो संस्कृति है, और मुझे इतनी आज़ादी जो है इस संस्कृति की वजह से, मेरे धर्म की वजह से मिली है। और इस धर्म ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, इतना लिबरल जो मेरा माइंड है, मैं सब धर्मों को सीखना चाहता हूँ। ये इस धर्म ने तो आज़ादी दी है मुझे। बिल्कुल। सनातन की अगर हम बात करते हैं तो पेड़ों को भी पूजा जा रहा है, नदियों को भी पूजा जा रहा है, चांद सूरज की भी पूजा की जा रही है, क्योंकि हर चीज का महत्व है। हाँ, सूरज से भी विटामिन मिल रहा है हमें, निश्चित ही। हवा की पूजा कर रहे हैं, पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो उसकी हम पूजा कर रहे हैं, नदियों की। देखिए साहब, जब आप शब्दार्थ में जाएंगे तो देवता शब्द का अर्थ होता है जो देने वाला हो, वही देवता है। बिल्कुल। तो जैसे जितने भी प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, तो ये सब देवता ही तो हुए हमारे लिए। बिल्कुल। तो इनका सम्मान करना सर्वप्रथम है। हम अब जैसे नदियों को हम माँ क्यों कहते हैं? और सर अध्यात्म की बात करूं तो गंगा जल पे कितनी रिसर्च हो चुकी हैं, पुराने से पुराना गंगा जल कभी खराब नहीं होता। देखिए, खैर वो चीज़ें अलग हैं। आजकल तो ये विवादास्पद बात हो चुकी है अब, क्योंकि लेकिन बहुत सारे गंदे नाले, जैसे आप वाराणसी में अब जाइए। बिल्कुल। अब वाराणसी वो गंगा नहीं रही। हालांकि गंगा जहाँ पे उत्तरायणी होती है वहाँ पूजा होती है गंगा की, जहाँ भी उत्तरायणी हो। ये दोस्तों एक्सपीरियंस बता रहा है। हाँ, जो ट्रैवल कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, वो क्या क्या बदलाव देखता है, तो ये वो चीज़ बता रहे हैं। अभी जैसे आप हरिद्वार जाएंगे, यहाँ गंगा की पूजा होती है। आप जब यहाँ जाएंगे, बनारस जाएंगे, वहाँ गंगा की पूजा होती है। या फिर इससे आगे आप जब गंगा सागर जाएंगे तो वहाँ गंगा, जहाँ जहाँ गंगा उत्तरायणी होती है वहाँ से आप पानी ले सकते हो और वहाँ पे आप गंगा की पूजा करते हो। हालांकि पूरी गंगा ही पूजनी है हमारे लिए। और मैंने गंगा को साहब गौमुख से लेके और गंगा सागर तक ट्रेवल किया इस नदी के साथ। गोमुख की अगर बात करें तो कहते हैं वो भी खिसक गया है अब। हाँ साहब, मैं जब पहली बार वहाँ गया था तो मैं 2017 में गया था गौमुख में। और गौमुख जो यात्रा थी, इतनी अद्भुत यात्रा थी। पहली बार जब वहाँ गए और स्नोफॉल हो गया स्टार्ट। वहाँ बिना गाइड के नहीं जा सकते आप। 19 किलोमीटर का ट्रैक है, 19-20 किलोमीटर का है। तो उसके ऊपर जाके जब आप तपोवन में जाते हैं तो वहाँ जाके एक फॉरेस्ट वालों का छोटा सा एक वो हट है, आप वहाँ रुकते हो। उसके बाद फिर आप ऊपर चढ़ते हो गौमुख ग्लेशियर के लिए। करीबन 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग है। तो इतनी अद्भुत है। लेकिन अब जैसे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, अब मैं जब लास्ट टाइम गया तो जो ग्लेशियर जहाँ था वहाँ पे नहीं, अब पीछे खिस गया ग्लेशियर। ग्लेशियर पिघल रहे लगातार। तो ये मुझे लगता है कि हम इंसानों की एक भूल है जो हम कर रहे हैं, और हमें अपने आप को सुधारना चाहिए जी। अब हमारे बच्चे हैं, अब देखिए, अब दिल्ली के जैसे बच्चे हैं, आप जाइए इनके पास, किसी को ये नहीं पता गेहूँ कहाँ पैदा होते हैं साहब। तो वो लड़का जिसको ये नहीं पता, या वो ये यंग लड़की, वो युवा बच्चे जिनको ये नहीं पता गेहूँ कहाँ पैदा हो रहा है जो हम खा रहे हैं, उनको क्या पता होगा कि हमारे यहाँ ये करने से वहाँ वो ग्लेशियर पिघलेगा, हमारे ये करने से वहाँ स्नोफॉल नहीं होगा, जो कि जीवनदायी हैं, जिनसे जीवन हम ले रहे हैं। पानी कहाँ से आएगा? ऐसे ही तो पानी आएगा। अब उन बच्चों को ये तक नहीं पता है कि पानी कहाँ से आ रहा है। उनके लिए तो टैप ऑन करो, पानी आ जाएगा। जी। क्राइम में आपने नाम लिया यूपी का पहले अभी क्राइम में कौन नंबर 1 है? देखिए, मैं बिहार में था इससे पहले मैं बिहार में था। तो बिहार में क्या सीन हुआ, रात के 10:30 या 11 का टाइम हो गया। तो मैं राइड कर रहा था और मैं था कहाँ, दरभंगा के आसपास का एरिया। दरभंगा से आगे एक जगह थी और वो आदिवासी एरिया था, ट्राइबल लोग हैं। और आप यकीन मानिए साहब, मेन रोड के ऊपर उनके लड़ाई झगड़े हो रहे थे और उन लोगों ने पूरा मेन रोड जाम कर दिया साहब, पूरा मेन रोड जाम कर दिया, जो कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट।
जी। और ताड़ी पी रहे थे सब लोग, ताड़ी पी के उन्होंने हल्ला कर दिया, जो आगे जा रहा सब लोग इकट्ठा हो गए, मतलब इसकी पिटाई कर रहे। ये मेरा पहला संस्मरण था, मतलब ऐसे लाइव देखने का कि चीज़ें ऐसी भी होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे तो नहीं है, कम से कम हरियाणा है, एनसीआर का एरिया है, दिल्ली के पास है, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था और जैसे वैसे भी हम लोग काफ़ी अवेयर हैं यहाँ के लोग। सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ पर मिले? जितने पढ़े लिखे मिले उतने गधे मिले, यकीन मानिए। जी। देखिए दिल्ली सबसे पढ़ी, दिल्ली का जो लेवल है पढ़ाई का सबसे अधिक है, मानते हैं ये एक बहुत तगड़ा टॉन्ट मारा है आपने, जो लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। अरे साहब डिग्री देखिए, अब एक जैसे वो एक मैंने एक मूवी भी देखी थी कि कामयाबी और काबिलियत में फ़र्क होता है साहब। डिग्री वाले बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा का मतलब है आप जब इतने बड़े हो जाए ना, जब आप छोटी छोटी चीज़ें समझने लगे तब आप बड़े हो जाते हो। लेकिन इनमें जो है अहंकार इतना ही बड़ा हो जाता है उन लोगों का, डिग्रियां ले ली लेकिन अहंकार उतना ही बड़ा, आप मानवता नहीं समझ पाए। अगर आप मानवता नहीं समझ पाए साहब, मुझे लगता है वो जो कागज़ का टुकड़ा लिया व्यर्थ है, उसको जाइए और जला दीजिए, आपने गलत कोई कागज़ ले लिया है, जाइए। मेरा पूछने का तात्पर्य था हाँ साहब, इस तरह के पढ़े लिखे जिन्हें नॉलेज हो, जो आपकी भाषा भी समझ पाए, हिंदी या इंग्लिश में आपसे बात कर पाए। बहुत से एरिया आप बता रहे हैं, जैसे बंजारे आपको मिले, हाँ। ट्राइबल्स मिले जो नहीं समझ पाते हैं, उस वे में मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी हेल्प कर पाए। यहाँ डॉक्टर्स भी रहे हों जहाँ पर, ऐसा कौन सा स्टेट रहा? देखिए एक किस्सा बताता हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण किस्सा। अब दिल्ली आप जाइए, आपकी बाइक में पंचर हो गया है, मुझे लगता नहीं कि कोई आपकी सहायता के लिए यहाँ रुकेगा। मैं जब कन्याकुमारी तिरंगा फहराने के लिए गया था, तो उससे एक दिन का रास्ता है राम सेतु, रामेश्वरम का। मदुरई आते हैं, मदुरई से सीधा रास्ता फिर आपका वहीं जाएगा, कोस्टल एरिया है सारा। तो साहब जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है रुकना। लास्ट पॉइंट है अरिचल मुन्नई। अरिचल मुन्नई के 18 किलोमीटर के बाद श्रीलंका शुरू हो जाती है, 18 किलोमीटर। लेकिन बीच में जो है राम सेतु है, और वहाँ से जो है शिप जो है आ जा नहीं सकते, वो घूम के आते हैं ऐसे राउंड लेके। तो रात को मैंने वहाँ पे कोशिश की अपना कैंप फिक्स करने की, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि आप कैंप फिक्स कर ही नहीं सकते। रात को समंदर दहाड़ता है साहब, अगर आप कभी समंदर किनारे रुके हों, क्योंकि मेरा पहला अनुभव था किसी समंदर किनारे रुकने का, और समंदर रात को दहाड़ता है, रोर करता है शेर की तरह, जैसे शेर कोई गरज रहा हो वहाँ पे। मैंने अपना टेंट उतारा, क्योंकि 5:30 बजे के बाद अलाउड नहीं है वहाँ पे रुकना। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने पुलिस वालों को अपना आई कार्ड दिखाया, एंड आई साइड के ऑफिसर मुझे कुछ फ़ोटो वोटो लेनी है और मुझे थोड़ा सा रुकने दीजिए। तो मुझे लगा जब सब लोग चले ही गए तो क्यों ना समंदर से बातचीत कर ली जाए, ये तो कानून हमने ही तो बनाए हैं, समंदर ने थोड़ी बनाए हैं, समंदर के अपने कानून हैं। तो साहब मैं रुका, और रात को 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया। मैं कैंप फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी तेज़ हवा, सारा टेंट उड़े जा रहा। दैट वाज नॉट क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे कैंप फिक्स किया जाए। मैंने वापस फोल्ड किया, मुश्किल से पैक किया, क्योंकि वो भी उड़ने वाला था, सारी चीज़ें उड़ रही थी बार बार। और मैं वहाँ से लेके अपनी जो अशोक स्तंभ है वहाँ पे, आखिरी पॉइंट है अशोक स्तंभ, वहाँ से मैंने बाइक घुमाई और मैं चल पड़ा। धनुषकोडी एक जगह आती है, आपने सुना हो तो, धनुषकोडी हॉन्टेड प्लेस है। वहाँ पे कहते हैं भूत रहते हैं, क्योंकि पूरा गांव जब वो आया था, साइक्लोन आया था 64 में शायद, तो सारा गांव जो है उसमें मर गया था डूब के, सिर्फ एक व्यक्ति बचा था, और वो व्यक्ति आज भी है वहाँ पे। वो किसी रिश्तेदारी में गया होता इसलिए बच गया। तो मिनी गोवा भी कहते थे इसको, अंग्रेजों ने बसाया था, बहुत ही अद्भुत शहर था, गाँव था। आप मिल के आए उस व्यक्ति से? हाँ साहब, उससे मिल के आए। और रात को, क्योंकि उनको इंग्लिश भी नहीं आती उन लोगों को और हिंदी भी नहीं आती है, ट्राइबल एरिया है, आदिवासी लोग हैं, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द शेल्टर कि यहाँ रुकने के लिए कुछ मिल जाए। और एक छोटी सी दुकान मिली, झोपड़ी सी बनाई हुई। रामेश्वरम का एक किस्सा बता रहे हैं? रामेश्वरम का एक किस्सा। रामेश्वरम वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है अरिचल मुन्नई से जी। आपको अगर रुकना है तो 25 किलोमीटर दूर ही आना पड़ेगा। लेकिन रामेश्वरम साहब वही रामेश्वरम जहाँ के अब्दुल कलाम जी थे, वही रामेश्वरम जहाँ से अब्दुल कलाम जी मछली पकड़ के बेचते थे। और वहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर रामानाथमपुरम जो जिला है, वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक। धनुषकोटी भी वहीं का एक एरिया है? धनुषकोटी उससे 25 किलोमीटर आगे है, समंदर की तरफ जी, सागर की तरफ। तो उस व्यक्ति से कैसे मुलाकात होती है वहाँ? अभी हाँ, पूरा किस्सा सुनाता हूँ आपको साहब। सो आई वॉज लुकिंग फॉर द शेल्टर, एंड वो मेरी भाषा नहीं समझ रहे थे, ना तो उनको इंग्लिश समझ में आ रही थी और ना हिंदी। उन्होंने बस इतना कहा कि रामेश्वरम, आप रामेश्वरम जाए। और क्योंकि पुलिस का इशू है, पुलिस नहीं रुकने देती वहाँ पे, अलाउड ही नहीं है रुकना। तो साहब एक लड़की आई, छोटी सी यंग बच्ची थी, इंदुमती,
वाई एंड शी सेड व्हाट्स द प्रॉब्लम सर। ओ माय गॉड, जब आपको कोई एक लैंग्वेज समझने वाला आदमी मिल जाए, आई वॉज सो सेंटिमेंटल ऑन दैट टाइम। मैंने उस लड़की को मैंने बुलाया, मैं बेटा, मैंने उसको हग किया, मैं बेटा आई एम लुकिंग फॉर द शेल्टर एंड आई नीड टू स्टे हियर इन द नाइट सो आई कैन नॉट गो टू रामेश्वरम। तो वो अपने पापा को बुला के लाई, उन्होंने अपनी भाषा में उससे बात की और उसके माँ और बाप ने मुझे अपने घर पे रखा, अपने बेटे की तरह एकदम। उन्होंने साहब मुझे लुंगी दी बांधने के लिए, और वो लुंगी बाहर के व्यक्तियों को नहीं दी जाती, आपके अपने रिश्तेदारों को दी जाती है। 2 तरह की लुंगियाँ होती है वहाँ पे। जो लुंगी मैंने पहनी थी वो आपके परिवार का सदस्य ही पहन सकता वहाँ, ये वहाँ का कल्चर है। तो उन्होंने जो है मुझे वो लुंगी दी, खाना, और रात को खाने के लिए साहब कुछ था नहीं, वो थे स्क्विड्स बचे हुए थे, ऑक्टोपस होते हैं छोटे छोटे, वो बचे हुए थे। और अब समय की ज़रूरत थी तो हमने रात को वो खाए, और थोड़े से चावल थे उनके पास, वो भी थोड़े बहुत ही थे, और वो खाए। तो वो खा के जो है फिर सुबह हम पहुँचे सनराइज़ देखने के लिए। अप्पा अप्पा बोलते थे हमारे इंदुमती के पापा जो है अप्पा बोलती थी, तो मैं भी उनको अप्पा ही बोल रहा था। तो साहब उन लोगों के साथ ये तो अद्भुत संस्मरण रहा, जिन्हें मेरी आवाज़ समझ नहीं आती, भाषा समझ में नहीं आती, उन्होंने अपने बेटे की तरह अपने घर पे रखा और खाना खिलाया। तो ये इस देश की महानता है। तो साउथ इंडिया के हिसाब हाँ, से तमिलनाडु बहुत प्यारे लोग हैं, एजुकेटेड, They are most educated. मान सम्मान करने वाले लोग, बहुत प्यारे लोग साहब। जी। धनुष कोटी का जो आप किस्सा बता रहे हैं, उस व्यक्ति से आप मिले जो रिश्तेदारी में गया हुआ था और बच गया, बाकी हाँ, गांव साइक्लोन में तबाह हो गया, बाकी सारे सब लोग मर गए साहब। तो उससे क्या मुलाकात हुई, वो व्यक्ति क्या बताता है? देखिए उसको सिर्फ तमिल आती है, उस आदमी को, पढ़ा लिखा नहीं है, बूढ़ा हो गया, सफ़ेद दाढ़ी मूछ आ गई अब, और वहीं पे 2-4 वो जो झोपड़ियाँ बनाई उन्होंने, वहीं पे रहता वो। जैसे अभी सीज़न आएगा तो जनवरी फरवरी जो है दिसंबर, वो वहीं रुका रहेगा, लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, इस काइंड ऑफ ए सेलिब्रिटी। क्योंकि धनुष कोटी जो है कितना अद्भुत गांव बना, अंग्रेज़ों ने बसाया था, बिल्कुल वेल प्लान्ड एक सिटी बनाई थी। आज भी वहाँ पे वह पोस्ट ऑफिस के आप खंडर देख सकते हो, आज भी आप वहाँ पे टूटे हुए खंडर जितने पुराने हैं सारे देख सकते हो। लोग कहते हैं वहाँ से आवाज़ आती है रात को, हालांकि मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया रात को, लेकिन समंदर रात को दहाड़ता रहता साहब। क्या औकात में रहना दोस्त, हम हैं यहाँ पे, यहाँ के राजा हम हैं, तुम नहीं हो। समुंदर ऐसा आपको बता हाँ रहा है, साहब। बातें आप समुंदर से करके, ये सारा बाइक से ट्रैवल किया है? हाँ साहब पूरा। और ये थी मेरी जो टोटल यात्रा थी 9,780 किलोमीटर के आसपास रही। बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस आपने लिया जी साहब। हालांकि 2 व्हीलर को जो है सबसे रिस्की जो है ऑटोमोटिव माना जाता है। अब मैं आपको रिस्क की एक और बात बताऊं, मैं 3 दिन में कन्याकुमारी पहुंचा था बाइक पे, जी साहब। तो कितनी स्पीड मैक्सिमम रही उस वक्त? आपको 100 से अब रखनी पड़ेगी। NH44 है साहब। चालान वगैरह कटे कि नहीं कटे? नहीं साहब, कहीं आज तक चलान नहीं कटा। देखिए हमें पता है कि कहाँ पे रोकने, कहाँ पे जाना, कि जो स्पीड लिमिट है उसी से जाएंगे। जी। अगर आप कानून का सम्मान नहीं करते तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक भी नहीं है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। अब हम ऐसे स्टेट की बात करते हैं जहाँ का खाना अद्भुत आपको पसंद आया, सबसे बढ़िया खाना कहाँ का लगा? सबसे बढ़िया खाना साहब, देखिए मैं ज़्यादा फूडी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यह है, एक बार ये डिपेंड करता है, खाना टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता कि टेस्ट क्या है, खाना डिपेंड करता है आपकी भूख क्या है, आपकी भूख कितनी है। जैसे मैं एक बार उमलिंगला जब गया, तो उमलिंगला जब जाते हैं तो एक गांव है छोटा सा, तो उसके ऊपर जो है आपको जाके और वापस आना पड़ता है उमलिंगला में, आपको नीचे सारा सामान छोड़ के जाना पड़ता है। और वहाँ पे क्या है ना कि अब यही सीज़न है जाने का, और बारिश होती है वहाँ पे, और जब आप उमलिंगला जाओगे तो वहाँ स्नोफॉल होता है, उमलिंगला पे स्नोफॉल होता है, नीचे बारिश होती है साहब। तो ये सीन है वहाँ पे, मतलब आप भीग भी जाओगे, फिर उसके बाद परमात्मा आपको ठंड में जकड़ के मार भी सकते हैं। तो ये पहाड़ों की बड़ी खासियत है, पहाड़ भी तो अद्भुत है, इनके अपने खेल हैं, ये आपको ट्रैप करेंगे। अगर आप इनके साथ सम्मान से रहेंगे, इनको बड़ा मानेंगे, तो साहब आप बच जाओगे। अगर आप इसे टक्कर लोगे तो आपको पता पहाड़ छोड़ेगा नहीं आपको। जब मैं माउंटेनियरिंग करने गया था तो मेरे उस्ताद जी थे JCO साहब, शौकत मीर, पहले भारतीय हैं जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ किया था। अद्भुत व्यक्ति हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, सारा दिन हंसते रहते हैं। तो हमेशा कहते थे कि चौहान, अगर तुम पहाड़ का सम्मान नहीं करोगे तो पहाड़ तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेगा, और वो तुम्हें अलाउ भी नहीं करेगा ऊपर चढ़ने के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ किसी भी चीज को अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, चाहे वो हमारी मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, हम उससे भी बदतमीजी करेंगे तो हमें चोट पहुंचा देगी। मैं सहमत हूँ। और प्रकृति तो सबसे बड़ी है, हाँ, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे
तो अभी हाल की गर्मी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस साल की अगर मैं बात करूंगा तो अभी गर्मी का एक किस्सा बताऊंगा आपको वशिष्ठ जी। अभी हम खाने की बात कर रहे थे, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि देखिए आपकी बात बहुत बढ़िया मुझे लगी कि भूख जो होती है उसमें बासी रोटी भी, सूखी रोटी भी आपको सही। टेस्टी लगेगी, स्वाद लगेगी, उससे अच्छा कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम शरीर जो है दहाड़ रहा है कि कुछ चाहिए। एक बार की बात लेकिन है, कई बार कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं, एक बार कुछ- की बात है जी साहब, बताइए। दिसंबर की बात है, और द्रास, द्रास आपने सुना होगा, द्रास सेक्टर, मैं चाहूंगा पूरा किस्सा आप बताएं। कारगिल द्रास सेक्टर, ये आपने जी। सुने होंगे, जहाँ पे टाइगर हिल है वो द्रास से दिखती है। द्रास रिवर जहाँ पे है, और पास में ही पाकिस्तान है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है, नज़दीक है बहुत। तो मैं दिसंबर में वहाँ फंस गया साहब। जोजिला पे स्नोफॉल हो गया, जोजिला हाई पास है श्रीनगर और लेह के मार्ग में, वहाँ पे स्नोफॉल हो गया और बहुत सारे लोग वहाँ फंस गए। अब मेरे पास अपना सारा सामान होता है जनरली, और वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। मैंने अपना पानी भी दे दिया, क्योंकि छोटे बच्चे भी थे कुछ, मैंने अपना पानी भी दे दिया, तो पानी भी नहीं बचा। पहले दिन जब वहाँ फंसे तो खाना मिल रहा था, चावल मिल रहे थे, राजमा मिल रही थी। अब हमने उस दिन बढ़िया खाया। अगली शाम को, अगली सुबह आपको सिर्फ चावल मिले, राजमा मिलनी बंद हो गई, पानी की बोतल मिलनी बंद हो गई साहब। क्योंकि द्रास जो एक बहुत ही छोटा सा, 20 से 25 घर मुश्किल से होंगे, और जहाँ पर 1000 लोग भी फंस जाए तो ये समझ लीजिए क्या लोग वहाँ 20 से 25 घर जो है, इतनी बड़ी पब्लिक को नहीं संभाल सकते। तो साहब वहाँ पे फिर मैं अंदर थोड़ा मैंने एक्सप्लोर किया, गया वहाँ पे जो सरपंच था, नाम था उनका मोहम्मद नहीं था, वो हुसैन थे, वो क्या नाम था उनका, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वो होते हैं, सिया मुस्लिम होते हैं वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम नहीं होते, वो सिया मुस्लिम्स का एरिया है। तो साहब वहाँ मुझे याक का सूखा हुआ मीट मिला, तो वो स्टोर करके रखते हैं सर्दियों के लिए। तो प्रधान जी ने जो है, जो सरपंच साहब थे, तो उन्होंने मुझे वो ऑफ़र किया कि जी ज़्यादा कुछ तो नहीं, हम तो ये दे सकते हैं। ठीक है साहब, जो मिल रहा ले लो। अब हमने वो ले लिया, उसको उबाल के फिर बनाते हैं वहाँ। मेरे पास बुटेन का सिलेंडर था और अपना सामान है सारा, जो भी होता है जनरली तो मैं वो रखता हूँ। लेकिन अब उस समय क्या हुआ कि मुझे लगा कि निकल जाऊँगा, क्रॉस कर जाऊँगा, द्रास ही तो क्रॉस करना है। और द्रास जो है वर्ल्ड का 2nd कोल्डेस्ट प्लेस है साइबेरिया के बाद। 40 डिग्री तक तो नॉर्मल होता है वहाँ पे टेम्परेचर, -40 डिग्री तक सर्दियों में, नीचे भी जा सकता है पारा। तो साहब याक का मीट खाया वहाँ पे, बड़ा टेस्टी लगा, क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी। अब उसके बाद एक कुत्ता आ रहा था बार बार मेरे पास, एंड आई वॉज थिंकिंग, मैं उसका जैसे कुछ ना कुछ मैं खाता, तो मैं उसको, पहाड़ों में आप जाएंगे कोई ऑटोमेटिक आपके पास एक कुत्ते आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं उसको कुछ ना कुछ दे देता था। एंड आई थॉट कि अगर कल कुछ नहीं मिला तो इसको मार के खा जाऊँगा। और ऊपर वाले का ऐसा कर्म हुआ, ऐसी रहमत हुई दोस्त, रास्ता खुल गया अगले दिन और कुत्ते की जान बच गई। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर देता है हाँ, व्यक्ति, और सांप भी खा जाते हैं, हाँ? कीड़े मकोड़े बिच्छू जो उसे निश्चित मिलता है अपने सर्वाइवल के लिए खा जाते हाँ। हैं। हालांकि जीव हत्या एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है, कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं प्रेफर करते हाँ, ये हैं। खाना अलग कुछ है। लोग इवन वीगन भी हैं, सही। जो कि दूध का भी आइटम नहीं प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि गाय का दूध बछड़े के लिए है या भैंस का दूध है बछड़े के लिए है। देखिए हमारे पूर्वजों ने साहब जब इस संस्कृति की या एक सर्वाइवल की जो थ्योरी अपनाई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने डार्विन की थ्योरी भी पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये नियम है इस प्रकृति का। आप पूरी प्रकृति में देख लीजिए। देखिए मैं किसी को खाने के आधार पे कभी जज नहीं करता, अपना जजमेंट, मैं कभी जजमेंटल नहीं होता इन चीज़ों को लेके। सबका अपना खाना आप खाइए, मुझे उससे समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब आप अपने विचार और अपना खाना दूसरे के ऊपर थोपने लग जाएं, वो समस्या है। सर ये तो बात हो गई एक इमरजेंसी सिचुएशन। मैं हाँ। जो आपसे पूछना चाह रहा था, जी। जैसे रीजनल फूड्स हैं, कहीं पे लिट्टी चोखा है, कहीं पे हाँ, सरसों का साग और मक्के की रोटी फेमस है, और कहीं पे मिष्टी दोही है, बंगाल की अगर हम बात करें रसगुल्ला बोला जाता हाँ, है। तो रसगुल्ला। उस तरह का मैं फूड आपसे जानना चाह रहा था। काफी लंबा एक आपने इसमें बताई चीजें, एक्सपीरियंस बताया, बट मेरा सवाल बड़ा छोटा था। देखिए साहब, आप जो अनुभव आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं फूडी टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ। और मेरे पास आपको बिल्कुल रॉ किस्से मिलेंगे, रॉ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल रेत से सने हुए किस्से। आपको और भी किस्से बताऊंगा मैं। नहीं बिल्कुल, हम जानना हाँ। चाहेंगे। अभी तो 4 कंट्रीज भी आपने विजिट करी हाँ। हैं, हमारी जो बॉर्डर एरियाज हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, वहां भी हम पहुंचेंगे। हाँ, हाँ। पर
कहीं का कोई रीजनल फूड पसंद नहीं आया? देखिए रीजनल फूड तो हम हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं हम बड़े चीज़ों को ना सिलेक्टिव हैं, हम लोग चीज़ों को बड़े सिलेक्टेड करके खाते हैं। और हम खाना खराब हो तो हम खाते ही नहीं है। देखिए आज से 40 साल पहले का 50 साल पहले का हरियाणा पर उठाओगे आप। हाँ, हालांकि आप खाते नहीं हैं पर फिर भी आपने कई दिन पुराना ठंड में जमा हुआ यॉक का मीट खाया। निश्चित ही। चलिए अब चलते हैं हम पहाड़ों पे जो आप चढ़े हैं। जी तीन साहब। तीन कौन कौन से जो चोटियां हैं देखिए आप साहब, चढ़े हैं अभी? जब मैंने इंडियन आर्मी के साथ जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के साथ, जो कि इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है, उनके साथ मैंने माउंटेनिंग का कोर्स किया। तो उन्होंने जो है 2 ग्लेशियर एक्सपीडिशन करवाए मुझसे, एक थाजेवास ग्लेशियर और एक मचोई ग्लेशियर। ये लोकेशंस कहाँ हैं इनकी? अब थाजेवास ग्लेशियर जो है वो है सोनामार्ग में। हमारा जो स्टार्टिंग हुई स्कूल की 7 दिन तक, पहले 7 दिन तक हम रहे पहलगाम में, जहाँ के प्रिंसिपल हैं कॉलोनल हेमचंद्र साहब और हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे JCO साहब शौकत मीर, और दोनों ही बड़े अद्भुत व्यक्ति। मैंने ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं, इतने जिंदा दिल आदमी और इतने मजबूत आदमी साहब। उन्होंने मुझे जो सिखाया साहब पहाड़ों के बारे में, मैं आज भी मतलब वो लोग मुझे आज भी जब मिलते हैं मैं उनके पैरों के हाथ में रखता हूँ। उन्होंने पहाड़ों का सम्मान करना सिखाया, उन्होंने पहाड़ों से बात करना सिखाया, उन्होंने पहाड़ों की प्रार्थना करनी सिखाई। JCO साहब मुस्लिम थे लेकिन उनको सारा शिव तांडव याद था, रावण कृष्ण शिव तांडव याद था संपूर्ण। वो मुझे सिखाते थे, कह रहा यहाँ पे गलती है चौहान, ये मत कर। कितना अद्भुत आदमी था, मुझे उनके बारे में कितना ही पता था और उस व्यक्ति को सब पता था। पहाड़ों की पूजा करनी उसने सिखाई मुझे। He was a great man। तो JCO साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा, जब तक रहूँगा, जब तक पहाड़ों पे चढ़ता रहूँगा। अभी बात हो जाती है अक्सर उनसे। भदौरिया जी थे हमारे, भदौरिया जी जो है नर्सिंग असिस्टेंट थे, बहुत प्यारा आदमी था, चंबल का था, बीहड़ का। वो तो हमसे कई बार कहते थे, कह रहा चंबल में हमारे यहाँ डाकू ना होते साहब। कह रहा डाकू तो वो पान सिंह तोमर वाला डायलॉग मारता था हमेशा, कह रहा डाकू तो संसद में बैठते हैं। मैं कहा, ऐसा नहीं है दोस्त, भाई पान सिंह जी जो उस समय कह गए, लेकिन चीज़ लोकतंत्र बहुत आवश्यक चीज़। मेरा मतलब कोई विवादास्पद बात कहने का नहीं है, सिर्फ एक हंसी की बात। सर अब वो जो गए आप ऊपर चढ़े पहाड़ों हाँ, पे, चोटियों पे, कितनी कितनी हाइट की थी? क्या कोई नॉर्मल आदमी वहां जा सकता है या कोई टीम वहां जाती है? देखिए वो साहब, चीज मैं चाहूंगा जानकारी आप दें। जब आप माउंटेनिंग करते हैं ना, तो माउंटेनिंग में सबसे पहली जो आपको चीज़ सिखाई जाती है वो होता है टीम वर्क। टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। आप अकेले कर ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते अकेले। हमारे जो पूर्वज थे वो हमेशा एक साथ रहते, शिकार एक साथ करते थे और घर एक साथ बनाते थे, क्योंकि खाना ही सबसे मुझे तो जैसे ये घर बनाए, इतने विशाल जो ये घर बनाए लोगों ने, या जिस व्यक्ति ने पहली बार घर बनाया होगा, कितनी अद्भुत खोज रही होगी। और लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया होगा उसको कि भैया तुम ये क्या बना रहे हो झोपड़ी, इसको तो शेर भी तोड़ देगा, इसको लकड़ भग्गे भी तोड़ देंगे, तुम गुफा में रहो ना हमारे साथ आके। और जो मुझे लगता है कि मानव क्रांति, मानव सभ्यता की जो क्रांति हुई वो घर बनाने को लेकर हुई होगी, क्योंकि घर में तो हमने सारी फैसिलिटी जोड़ दी हैं। अब ये फ़ोन है, ये कैमरे जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लाइट है, ये पंखे हैं, ये AC हैं, और ये सोफे जिन पे हम कितने कमाल की खोज रही होगी साहब। तो ये सब एक टीम वर्क का नतीजा है इस दुनिया में। जैसे कोई लोग पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, कोई लोग वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ लोग कपड़े बनाना चाहते हैं, कुछ लोग बाल काटना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं चीरो फाड़ी करके। ये सब लोग मिलकर एक इतनी महान दुनिया बनाते हैं जो आज है। तो ऐसे ही हर चीज़ एक टीम वर्क है। पहाड़ भी निश्चित ही ऐसे ही हैं, आप टीम वर्क के बिना वहाँ नहीं जा सकते साहब, ये मेरा कहना है। तीनों जो चोटियां आपने कवर करी हैं कितनी कितनी हाइट की हैं ये नहीं बताया आपने? हाँ साहब, अब जैसे थाजेवास ग्लेशियर है वो 4500 मीटर है, और उससे ऊपर आप जाएंगे तो 5000 से अब वो पड़ता है 6000 के आसपास मचोई ग्लेशियर, 6000 मीटर के आसपास। तो ये दोनों जो है, एक जो थाजेवास ग्लेशियर है वो हमने JCO साहब के अंडर में किया था, शौकत मीर साहब के, और जो मचोई ग्लेशियर किया वो कॉलोनल हेमचंद्र साहब के सुपरविजन में हमने किया था। तो आर्मी आम आदमी को कैसे सिलेक्ट करेगी ऊपर ले जाने के लिए, वो प्रोसेस मैं चाहता हूँ बताएं, क्योंकि जो जाना चाहता है उसको आसानी रहे। देखिए, जब आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने के लिए जब आप जाएंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन होता है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ता है। क्या वेबसाइट उसकी रहेगी? अब जैसे आप बेसिक कोर्सेज सर्च करेंगे, जैसे आप जिम सर्च कीजिए, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, तो आप ये सर्च करेंगे तो उसमें आपकी लिस्ट आ जाएगी पूरी, और उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप 3-3 साल की वेटिंग होती है साहब, 3-3 साल की वेटिंग होती है इन कोर्सेज के लिए। जब मैं जिस कोर्स में था 42 एयरफोर्स के अफसर थे, 42 एयरफोर्स के ऑफिसर थे साहब उसमें, और 15 पैरा कमांडो थे,
और मेरे ख्याल से 10 या 12 लोग थे हम जो सिविलियन थे। तो ये जो सिविलियंस होते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? अप्लाई कर दिया किसी हाँ, ने, उसके बाद कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? अप्लाई कर दिया साहब, उसके बाद वो आपके पास मेल कर दें, मेल आएगी आपके पास, आपकी फ़ीस भरी जाती है। कितनी फीस इसकी रहती है? बड़ी साधारण सी फीस होती है, 20-30 हज़ार रुपये, कोई ज़्यादा नहीं। ठीक है। और उसके बाद फिजिकल क्या कोई टेस्ट होता है इसका? देखिए साहब, जब आप जाएंगे ना, आप चले तो गए, उसके बाद आप वापस कैसे आएंगे वही निर्धारित करते हैं। और हमारे साथ तो हौज था साथ में। हौज जो है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, सोनामर्ग में, साथ में ही है वो। और जो हमारा पिच क्लाइंबिंग थी वो साथ में ही होती थी प्रैक्टिस लगभग। तो हमारी तो फिर भी जो है 15 किलोमीटर के आसपास होती थी रनिंग, उनकी 40 किलोमीटर होती थी, 40 किलोमीटर। और पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट कमांडो होते हैं साहब, या बेस्ट मरीन होगा, उसको सिलेक्ट करके पूरी दुनिया से लोग आते हैं हौज में ट्रेनिंग करने के लिए, पूरे वर्ल्ड से हौज में तब आया जाता साहब। तो उन सब लोगों के साथ एक हाइकिंग करने का, ट्रैकिंग करने का, पहाड़ों पे चढ़ने का एक अद्भुत अलग एक्सपीरियंस रहता होगा। उनकी नॉलेज, उनका जज्बा, क्योंकि उनका परमानेंट काम है ये जी। उनकी पोस्टिंग्स भी वही हैं, ग्लेशियर्स पे, पहाड़ों पे, बर्फ में धसे रहते हैं घुटनों तक और घंटों खड़े रहते हैं। मेरे एक उस्ताद थे एवरेस्टर इकबाल साहब, उन्होंने माउंट एवरेस्ट किया हुआ है। तो इकबाल साहब जब हौज में थे तो शौकत मीर साहब वहाँ पे उनके उस्ताद जी थे। आज इकबाल साहब भी उस्ताद जी हैं और शौकत मीर साहब भी उस्ताद हैं हमारे। तो वहाँ पे एवलॉन्च आ गया साहब, वो ट्रेनिंग कर रहे थे गुलमर्ग में ट्रेनिंग कर रहे थे स्कीइंग की। हौज की सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है हौज में। तो एवलॉन्च आ गया साहब, और इकबाल साहब 4 से 5 घंटे दबे रहे उसके नीचे, 4 से 5 घंटे। कितनी बर्फ के नीचे दब गए सर वो? देखिए ये तो नहीं पता, लेकिन जब उनको निकाला गया तो वो बेहोश थे। शौकत मीर साहब ने उनको रेस्क्यू किया, वो उनके इंस्ट्रक्टर थे। और शौकत मीर साहब का आज भी वो इतना एहसान मानते हो आदमी कि ये मेरे गुरु भी हैं और मेरे लिए तो इस आदमी ने मेरा जीवन बचाया। तो साहब जब ऐसे लोगों के साथ आप रहते हैं ना, तो जीवन एक अलग ही मुकाम पे पहुंच जाता है। तो इन लोगों से कोई पारिवारिक जानकारी पहले तो नहीं थी? जब आप एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं तब जानकारियां ये बनी हैं? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के नहीं जाएंगे, जब तक आप इन चीज़ों से निकल के नहीं जाएंगे, तो साहब मैं यही बता रहा हूँ कि जब तक आप गर्भ से नहीं निकलेंगे ना, अगर बच्चा गर्भ में पैर डाले कि मैं नहीं निकलूँगा, तो आप सोचिए उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। ये वही लोग हैं जो नहीं एक्सप्लोर करते हैं, जो नहीं दुनिया देखते। ये वही लोग हैं जो गर्भ में अटक गए हैं, पैर अड़ाए बैठे हैं। क्यों पैर अड़ाए बैठे हो भाई आप? गर्भ से निकलना पड़ेगा दोस्त, दुनिया में आना पड़ेगा, खुद से सांस लेनी पड़ेगी तुम्हें, खुद से खाना खाना पड़ेगा। अब है तो समस्या का ही काम बाहर आगे, पेट में तो सब कुछ है। आप माँ से जुड़े हुए थे, सब कुछ आराम से मिल रहा था, सांस भी ना लेना था। पर दोस्तों इस चीज को अन्यथा मत ले लीजिएगा कि आज रात को ही उठाई मोटरसाइकिल और निकल पड़े। ऐसा ना कीजिएगा। हाँ। ये ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल हैं, आर्मी के जवानों के साथ इनकी ट्रेनिंग हुई है। हंसी खेल या मजाक मखौल से हटके अपना प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद कोई चीज आप करिए। ये नहीं है कि रात को उठाई मोटरसाइकिल और मैं भी ऐसा कर दूंगा, तो वो चीज सीख नहीं रहेगी। देखिए उत्तेजना में और लक्ष्य भेदना में दोनों में फर्क है साहब। उत्तेजना क्षणिक है और लक्ष्य भेदन के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा साहब। बिल्कुल। मैं फिर उस धैर्य वाली बात पे आऊँगा कि अगर आप में धैर्य नहीं है ना साहब, तो आप कृष्ण नहीं हो सकते, या अर्जुन भी नहीं हो सकते अगर धैर्य नहीं है तो। बिल्कुल। हाँ। अर्जुन की बात करें तो चाहे चिड़िया की आंख हो और चाहे मछली की आंख हो, तो सीखा तो उसने था। निश्चित रूप से। तो मेहनत और दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। और आज की जो युवा पीढ़ी है, मुझे उसमें लगता है एक कमी है छोटी सी, और वो छोटी सी कमी ये है कि इन लोगों में उत्तेजना तो है ही, उत्तेजना तो, क्योंकि आजकल इनका खाना ही मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये खाते ही चीज़ें ऐसी हैं, इनका खाना ही ऑथेंटिक नहीं है। अब ये बर्गर खा के बताइए क्या बच्चे पैदा होंगे, कैसे बच्चे पैदा होंगे? सोचिए आप, बर्गर ऑलरेडी कैसा खाना है देखिए आप। और ये हमारे देश का, इस संस्कृति का खाना भी नहीं है। सबसे मुख्य बात ये है, हमारे जब पूर्वज रहे होंगे जो शिकार करके खाते थे, पूरा दिन दौड़ धूप करनी, अब आज आप देखिए पेट निकले पड़े इन बच्चों के। मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी शर्मनाक लगती है कि इतने युवावस्था के लोग पेट बढ़ाए बैठे हैं। अगर कोई फिजिकल कंडीशन है देखिए वो अलग चीज़ है, वो तो मानव जाति का, सबका हमारा धर्म है कि हम उनकी रक्षा करें और उनको जो है एक सम्मान का दर्जा दें, वो हमारा काम है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपके चारों हाथ पैर ठीक है, दिमागी रूप से आप संतुलित हैं,
और उसके बाद भी आप पेट बढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ साहब ये आपकी कमी है, आपके कमज़ोर इरादे हैं, और आपकी जो है मैं समझता हूँ ये कि दिमागी और आत्मिक कमजोरी है। बिल्कुल सही संदेश दे रहे हैं, फिजिकली फिट रहना जरूरी है, और पेट से यहाँ मतलब है ओवरवेट हो जाना, फिजिकली एक्सरसाइज ना करना। वजन होना बहुत अच्छी बात है, पर डिपेंड करता है कि वजन कहाँ है, कहीं तोंद नीचे चर्बी के रूप में तो नहीं लटक गई है। निश्चित। अब सर आपका जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, फॉरेन का जो एक माहौल रहा, एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, सबसे पहले चारों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री बेस्ट लगती है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? मुझे ना, जैसे अगर लोगों से इंटरेक्ट के हिसाब से हम बात करें और भारत देश के साथ संबंधों की बात करें, तो मुझे लगता है कि नेपाल इज़ फार बेटर देन एवरीथिंग। नेपाली लोग बहुत सम्मान करते हैं भारतीयों का, बहुत ज़्यादा, भारत देश का बहुत इज्जत करते हैं वो। और इफ वी टॉक अबाउट बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश देखिए हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, और मुझे लगता है राइडर लोगों की तो सभी सम्मान करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अनहाइजेनिक है। लेकिन क्या अनहाइजेनिक लेकिन बांग्लादेश की एक खासियत ये है, जैसे पुराना ओल्ड देवी टेम्पल है ढाका में, उन लोगों ने आज तक सहेज के रखे। हमारी जो विरासत है पुरानी, वो उन लोगों ने आज तक संभाल के रखी है। ऐसे नहीं कि अफगानिस्तान में जाए पाकिस्तान के लोगों की तरह उड़ा दिया है, बम फोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली बांग्लादेश भी तो इंडिया का ही पार्ट था, बाद में बांग्लादेश बना है। निश्चित ही। अभी एक लड़का आया हुआ था बांग्लादेश के मेयर का लड़का आया हुआ था मेरे पास, रुद्रो, उसका नाम रुद्रो था, और वो मेयर का बेटा है। अभी आया हुआ था, तो वो मेरे साथ जो है स्पीति राइड करने गया था, और मुझे लगा ही नहीं कि वो कहीं बाहर का आदमी है या बाहर का कोई व्यक्ति, कोई विदेशी आदमी है। समान संस्कृति, समान कपड़े और समान बोलचाल। और एक अभी उन्होंने जो है वहाँ पे, हम सुभाष चौक की तरफ गए थे, तो नेताजी की तस्वीर देख ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर देख ली, और वो आदमी एकदम से एक्साइटेड हो गया। मतलब उसने अपनी बंगाली भाषा में कहा कि सुभाष बाबू छो, कि सुभाष बाबू है ये। और मैंने उनको बताया, जी हाँ साहब, ये सुभाष बाबू हैं, और ये वही सुभाष बाबू हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है जापान को इकट्ठा कर लिया था, जर्मनी को इकट्ठा कर लिया था, ये वही व्यक्ति। बिल्कुल। म्यांमार और भूटान की अगर बात करें तो, हाँ, देखिए भूटान जो है बहुत अच्छा देश है। भूटान और भारत के बीच में जयगांव बॉर्डर है, जयगांव बॉर्डर, बीच में सिर्फ एक लोहे की दीवार है, लोहे की एक ग्रिल है, बस वही बॉर्डर है। ये चारों कंट्रीज जो करी हैं, ये भी बाइक से करी हैं? हाँ साहब, बाइक से तिरंगा यात्रा की है मैंने सब पे। जी। देखिए तिरंगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, खैर तिरंगा तो हमारे साथ ही जाएगा साहब। और मुझे लगता है कि एक ऐसा दिन, मैं जब मरूँ ना साहब, तो मुझे लगता है तिरंगा होना चाहिए मेरे ऊपर। और मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन ये सिर्फ आर्मी वालों के ऊपर होता है। अगर संभव हो तो मतलब ऐसी मृत्यु से बढ़िया और क्या ही होगी। अनहाइजीनिक की आप बात कर रहे थे बांग्लादेश में, तो अनहाइजीनिक क्या था? देखिए ढाका जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। लेकिन जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर जो बिलो पुअर लाइन लोग हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या में जैसे होते हैं, तो वो जगह को बनाते हैं, जो मेजोरिटी होती है वो जगह बनाती है। तो उस हिसाब से जो है ढाका बहुत ही अनहाइजेनिक सा, बड़ा कंजस्टेड सा और पोल्यूटेड एक जगह है, हर जगह बदबू मारेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन बाहरी जो इलाका था वो बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, और लोग बड़े प्यारे थे, बहुत सम्मान दिया उन लोगों ने। चारों देशों में से खाना कहाँ का सबसे बेहतर है? खाना साहब देखिए, अब जब मैं नेपाल में था वो भी खाना बढ़िया था, लेकिन याक का दूध पीना पड़ा था वहाँ। और म्यांमार में था, वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल थी, कोई ज़्यादा नहीं था ऐसा। मतलब खाने की जो क्वालिटी है, मुझे लगता है कि दिल्ली के आसपास का एरिया या फिर किसी भी राजधानी के आसपास का एरिया वो बढ़िया होता है। नहीं, चारों देशों को अगर हम कंपेयर करें तो हिंदुस्तान से बेहतर खाना साहब कहीं नहीं है, याद रखिए। अपार्ट फ्रॉम भारत या हिंदुस्तान से अलग जो 4 देशों में गए हैं, हाँ। जब आप बाहर हैं तो वहां पर अगर किसी को रखना है आपने टॉप मोस्ट में, तो चारों में से किसे रखेंगे? मैं काठमांडू को रखूंगा साहब। काठमांडू, नेपाल। हाँ साहब जी। आज बहुत समय मैंने जो है आपका ले लिया, और मैं समझता हूँ सीखने वाली सर बहुत चीजें थी। बातें एक कह देना और बातों की गहराई को समझना दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता है दोस्तों। तो आज बातें सुनी होंगी, सीखने के लिए बहुत कुछ था। 4 कंट्रीज की यात्रा बाइक पे, ऑल ओवर इंडिया घूमना, पहाड़ चढ़ना, एक ह्यूज रिच एक्सपीरियंस इनके पास था, और आपसे जो हो सका हमने साझा करने का प्रयास करा है। क्योंकि दोस्तों एक दिन में 24 घंटे हैं, हर घंटे की अलग कहानी है। अब एक पर्सनल सवाल लेकर के
और एंड करेंगे कन्वर्सेशन को। काफी लंबा हमने आज सेशन किया है और मैं ये समझता हूँ कि नॉलेजफुल सेशन है। थैंक यू। फैमिली में अब वाइफ है, बिटिया है, हाँ तो जब 15-15 दिन के टूर पे चले जाते हैं, 20-20 दिन के टूर पे निकल गए, तो फिर अब कंप्लेंट नहीं आती, शिकायत तो उन्हें रहती ही होगी कि भैया हमें तो छोड़ के चले गए, अपने शौक पूरे कर रहे हैं, अपनी एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हम कहाँ। देखिए साहब, मेरी छोटी सी बेटी है 6 साल की अनन्या, अभी फर्स्ट क्लास में है, तो 3 ट्रैक वो कर चुकी है। केदारनाथ उसने खुद से किया था, उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है तुंगनाथ, उसने वो खुद से किया था। ऋषिकेश में वो पिच क्लाइंबिंग करने जाती है, और अभी स्पीति में उसकी रनिंग है वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज कॉमिक में दिसंबर में। तो ये उसका प्लान है, ठीक है। वो मैं उसको सिर्फ एक गाइड करता हूँ कि वो जो है चीज़ों को अपने हिसाब से देखे, और मुझे लगता है गाइडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो मैं उसको एक ऐसे ट्रैक पे डाल रहा हूँ जहाँ वो इस देश को समझ पाएगी, इस अद्भुत महान देश को। और रही बात पत्नी की साहब, तो पत्नी तो रुक्मणी को भी बड़ी समस्याएं थी, समस्याएं तो राधा मैया को भी थी और समस्याएं सीता मैया को भी थी। तो जब भगवान इनकी शिकायत पूरी नहीं कर सकते पत्नी की साहब, तो मुझे लगता है हम तो छोटे से आदमी है, इंसान है थोड़े से। तो ये लेकिन रहनी चाहिए, हर रिश्ते में थोड़ी शिकायत रहनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मेरे साथ थे अजय चौहान जी, और बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस इनका रहा है और बहुत कुछ इस सेशन से सीखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विशाल वशिष्ठ आपसे दोबारा मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।